नमस्कार। जैसा कि आपको पता है और 5 मई के प्रेस वार्ता में पटना में मैंने बताया था, मैंने जन सुराज के नाम से एक अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने के लिए मैं समाज में जाकर लोगों को चयनित करना, उनसे मिलना, उनकी पहचान करना, समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकालना और उनको एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि मई से लेकर सितंबर तक इस अभियान के पहले चरण में हर जिले में बिहार के जाना है। वहाँ पर जिन लोगों ने भी अपने यहाँ बुलाया है, अपने घर, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने ऑफिस, अपने दुकान, जहाँ पर भी लोग बुलाते हैं वहाँ पर जा रहे हैं, लोगों से मिलने का प्रयास कर रहे हैं। कोई राजनीतिक रैली नहीं है, सिर्फ लोगों से मिलना, उनसे परिचय करना, उनसे संवाद स्थापित करना और उनसे जानना कि समाज को, बिहार को बेहतर बनाने के लिए किन विषयों की चिंता होनी चाहिए, कौन सी समस्याएं हैं, कैसे उसका समाधान किया जा सकता है और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार के कौन ऐसे लोग हैं, समाज के कौन ऐसे लोग हैं जिनको आगे लाने की ज़रूरत है, जिनका हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ाया जाए, राजनीति में लाया जाए, चुनावी राजनीति में लाकर उनको चुनाव जिताने में मदद की जाए, तो जिससे समाज की बेहतरी हो सकती है। इस पूरे अभियान के पीछे जो सोच है वो इस बात से प्रेरित है कि आप कई बार सत्ता का परिवर्तन अगर कर भी लेते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। 2015 में मैं बिहार आया था, महागठबंधन का एक प्रयास, एक फॉर्मूला बनाया गया था, पूरे बिहार में राजनीतिक सफलता भी मिली। उस समय उसके साथ साथ महागठबंधन का एक जो प्रोग्राम था, 7 निश्चय के नाम से आप जिसे जानते हैं, वो भी बनाया गया था। आप में से सारे लोग जो यहाँ समाज से जुड़े हुए हैं, आप पत्रकारिता करते हैं, आपको मुझसे बेहतर मालूम है कि 7 निश्चय में किए गए ज़्यादातर जो वादे थे वो पूरे नहीं हुए हैं। ग्राउंड पर जो सिचुएशन है वो जैसे पहले थी, मोर और लेस वही स्थिति बनी हुई है। लेकिन मैं यहाँ 7 निश्चय का मूल्यांकन करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि मेरा अपना 10 साल का जो मैं काम करता था, मेरा अनुभव ये रहा है कि कई बार अगर आपके हिसाब से, आपके मन के मुताबिक सत्ता का परिवर्तन हो भी जाए, तो अगर लोग सही नहीं हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि व्यवस्था का परिवर्तन हो जाए। इसलिए जो काम मैं 10 साल तक करता था, 2011 से 2021 तक, 2 मई 2021 को जब बंगाल और तमिलनाडु के रिजल्ट आए, उस दिन मैंने पब्लिकली इस बात की घोषणा की है कि जीवन में अब उस काम को दोबारा नहीं करेंगे। इसलिए नहीं कि उस काम को करने में कोई खराबी थी, इसलिए कि उस काम को करने में मैंने जो पाया कि आपके प्रयास से, आपके एफर्ट से संभव है कि सत्ता बदल जाए, संभव है कि जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं वो जीत कर आ जाए, लेकिन ये गारंटी नहीं है कि वो जीतने के बाद वो काम करें जो जैसा आप चाहते हैं या जनता चाहती है। और दूसरा मेरे मन में ये भी था कि उस विधा में जो कुछ भी किया जा सकता था चुनौतीपूर्ण, वो कर लिया और उस विधा में अब कुछ ज़्यादा चुनौतीपूर्ण करने के लिए बचा नहीं था, इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर 1 साल तक इस उधेड़-बुन में रहे, ये सोचते विचारते रहे कि जीवन में आगे क्या करना है, और सब कुछ सोचने विचारने के बाद, सारे विकल्पों को जांचने परखने के बाद ये तय किया कि वापस बिहार आएंगे और बिहार आकर एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें सारे सही लोगों को समाज से ढूंढ कर निकाला जाए और उनको एक साथ एक मंच पर लाया जाए। अगर सब लोग मिलकर ये तय करेंगे कि एक राजनीतिक दल या मंच बनाना है तो दल या मंच बनाया जाएगा, लेकिन वो दल या मंच प्रशांत किशोर का नहीं होगा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक परिवार, किसी एक जाति का ना होकर उन सब का होगा जो साथ मिलकर इस सोच से जुड़कर एक साथ इस मंच की स्थापना में शामिल होंगे। इसके साथ अगर आपको सरकार बनाने का अवसर मिलता है, आप जीत कर आते हैं, तो लोग ही मिलकर तय करें कि उस दल की प्राथमिकता क्या हो, दल को चलाया कैसे जाए, दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार हो, ये सब कुछ सामूहिक तौर पर किया जाए। इसको करने के लिए ही मैं अभी से लेकर सितंबर तक हर दिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट में, किसी न किसी गांव में, किसी न किसी ब्लॉक में लोगों से मिल रहा हूं, छोटी छोटी गोष्ठियों में शामिल हो रहा हूं। 5 मई को मैंने बताया था कि उनकी संख्या, ऐसे लोग
जिन्होंने अपने घर, अपने गांव, अपने शहर बुलाया है, ऐसे लोगों की संख्या 17,500 से 18,000 लोगों की है। आज वो संख्या बढ़कर 70,000 से ज़्यादा है। 70,000 से ज़्यादा लोग पूरे बिहार से ऐसे हैं जिन्होंने अपने यहाँ बुलाया है। अपने माध्यम से उनकी नज़र में जो सही लोग हैं उनसे परिचय कराना चाहते हैं, उनके साथ संवाद स्थापित करने में मदद करना चाहते हैं। मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूँ कि जितने लोगों से मुलाकात हो सके वो किया जाए, लेकिन मुझे इस बात का एहसास है कि हर दिन सुबह 8 बजे से लेकर रात में 10-11 बजे तक भी अगर मैं ये काम कर रहा हूँ तो भी शायद सारे लोगों तक न पहुँच पाऊँ। इसलिए 2 अक्टूबर से गांधी आश्रम चंपारण से एक पदयात्रा शुरू करेंगे। इसलिए पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे बिहार का रोड नापना है। पदयात्रा इसलिए भी नहीं कर रहे हैं कि मुझे पैदल चलने का कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। पदयात्रा इसलिए कर रहे हैं ताकि हर गांव, हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुंचा जाए, लोगों से मिला जाए, उनसे कुछ सीखा जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए और उनकी मदद से ही समाज में जो सही लोग हैं उनको ढूंढ कर निकाला जाए। इस पूरे अभियान को करने में जब मैं पदयात्रा 2 तारीख से शुरू करूंगा तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए, एक बार चलना शुरू करेंगे तो जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक वापस घर लौट कर नहीं जाएंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या घर में कोई इमरजेंसी नहीं हुई तो एक बार चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार करने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। उस पूरे 1 से 1.5 साल के दौरान घर वापस नहीं जाएंगे। जहाँ पर शाम होगी उसी गांव, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। पूरा अभी पहले चरण में यही प्रयोजन है। इसके बाद आपके मन में जितने तरह के प्रश्न हैं वो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपके कैंपेन के पीछे की सोच क्या है और अगर जो पार्टी बनेगी इसके बाद उसकी आइडियोलॉजी क्या हो? कैंपेन के पीछे सोच है कि बिहार की जो आज स्थिति है वो किसी एक व्यक्ति या दल की वजह से नहीं है और इस स्थिति को अगर बदलना है तो वो भी कोई एक व्यक्ति या दल नहीं कर सकता है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, देश के सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग बिहार में रहते हैं। ये तब है जब बिहार में जो सरकार है या पूर्ववर्ती काल में जो सरकारें रही हैं उनका दावा है कि उन्होंने काम किया है। मैं राजनीतिक टीका टिप्पणी और वाद विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिसने भी जो किया उसके लिए उसका सम्मान है। जिसने भी जो करने का दावा किया उसको भी मैं मान लेता हूँ, उसके लिए उसको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर उनके किए हुए काम को, उनके दावों को मान भी लें तो भी जो आज बिहार की स्थिति है वो आपके हमारे सामने है। तो अगर इसको बेहतर बनाना है तो एक नई सोच और नए प्रयास की ज़रूरत है, बेहतर प्रयास की ज़रूरत है। और उसके लिए आपको किसी के पास किसी से टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि एक नई सोच और बेहतर प्रयास किसी एक व्यक्ति का, एक दल का नहीं हो सकता है। वो हर हालत में वो ताकत सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोगों के पास है, बिहार के समाज में है। इसलिए समाज से ढूंढ कर ऐसे लोगों को निकाला जाए, एक मंच पर लाया जाए और उनके साथ मिलकर ही आगे का रास्ता बनाया जाए। इसी सोच से इस बात को कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं तो आज जो बिहार में पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है और पॉलिटिकल पार्टी का सबको डिनाउंस करना चाहते हैं, एक नंबर। दूसरी बात कि आपकी जो पूरे के पूरे तौर पर एक बात आपने कहा कि आप जो इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे उसको पूरा उस विधा को आप छोड़ना चाहते हैं। छोड़ना नहीं चाहते, छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ दिया। 2 मई 2021 को मैंने ये पब्लिकली घोषणा की है कि अब उस काम को जीवन में कभी नहीं करेंगे और उसके बाद से काम किया नहीं। अब पत्रकार बंधु हैं या समाज में कई ऐसे लोग हैं जो ऐसा समझते हैं या समझते रहे हैं अभी तक कि भाई ये तो कह रहे हैं छोड़ेंगे नहीं, तो अभी उसको छोड़कर आपके सामने बैठे हैं। अब आप उसको जज कीजिए कि जो मैंने कहा उसको कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। दूसरे सवाल पर है या ये आपका जन सुराज कोई नया विधा है क्या? नहीं, जन सुराज बिल्कुल नई विधा नहीं है। ये बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। जन सुराज कि अगर आप देखेंगे इसका जो प्रेरणा है, ये जो देश में पहले से स्थापित था, स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी, ये उससे ही इंस्पायर्ड है। लोकतंत्र में जो राजनीतिक दल हैं वो सामूहिक प्रयास का जरिया हैं।
आज़ादी से पहले जो कांग्रेस थी, उस समय जो लोग भी समाज में आज़ादी के लड़ाई में कुछ योगदान देना चाहते थे, वो उस समय की कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते थे। आपने देखा होगा कि आज़ादी की लड़ाई में जितने बड़े नेता हुए, ज़्यादातर नेता वो ज़्यादातर लोग कांग्रेस के थे। आपको हमको ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों था, ज़्यादातर नेता कांग्रेस के क्यों थे। उस समय भी जमात था, उस समय भी जाति थी, उस समय भी लोग अलग अलग दल बना सकते थे। वो कांग्रेस के इसलिए थे कि कांग्रेस वो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी जिससे जुड़कर आप अपनी क्षमता और इच्छा के मुताबिक कुछ न कुछ योगदान आज़ादी की लड़ाई में कर सकते थे। अगर आप गांव में रहते थे तो आपने प्रभात फेरी निकालने की सोची, आप प्रभात फेरी निकाल सकते थे। कोई आदमी कोई आदमी अखबार निकालता था, कोई आदमी धरने पे बैठा, कोई आदमी जेल में गया, कोई असेंबली में बम फेंक कर आया, किसी ने अहिंसा का पाठ पढ़ाया, कोई आदमी किसी ने उसको वैचारिक तौर पर आगे बढ़ाया, किसी ने उसकी आर्थिक तौर पर मदद की। समाज में जो व्यक्ति भी आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहता था, वो कांग्रेस के उस लोकतांत्रिक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लेता था। तो ये कोई नई विधा नहीं है, उसी चीज़ को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। अगर 100 साल पहले बिहार में और देश में ये व्यवस्था थी, तो मुझे ऐसा लगता है 10 साल के अपने इस क्षेत्र में अनुभव के बाद कि इसको बिहार में किया जा सकता है, क्योंकि बिहार में विकास के नज़रिए से इसकी ज़रूरत भी है और राजनीतिक तौर से यहाँ के जो राजनीतिक दल हैं उनकी हालत ऐसी है कि उसमें कोई नया आदमी आ नहीं रहा है। अगर आप गंगा जैसी महान नदी में भी गंगोत्री को बंद कर देंगे, नया पानी आना बंद हो जाएगा, तो गंगा जैसी महान नदी भी नाले में परिवर्तित हो जाएगी। जो यहाँ पर राजनीतिक दल हैं, अगर आप उनको देखेंगे करीब से, तो उसमें नए लोगों की आमद नहीं हो रही है। इसका मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। बिहार में जो राज्य के स्तर का नेतृत्व है, चाहे लालू जी हों, नीतीश जी हों या सुशील कुमार मोदी जी हैं, ये 3 दल हैं और 3 बड़े नेता रहे हैं अभी तक। ये सब 75 की आंदोलन से निकले हुए लोग हैं। 47-48 साल हो गए, उसके बाद राज्य के स्तर पर कोई नया नेतृत्व नहीं आया। ये महत्वपूर्ण नहीं है, इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि बिहार में पिछले 25-30 सालों में जितने लोग MLA बने, जितने लोग MP बने, चाहे वो किसी भी दल के हों, अगर आप सब की सूची बना लेंगे तो आप पाएंगे कि 1250 से 1500 परिवार के लोग ही चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। चाहे दल कोई भी रहे, नेता कोई भी रहे। जो लोग पहले लालू जी के साथ थे वही लोग आज नीतीश जी के साथ हैं, जो पहले कांग्रेस करता था वो आज BJP कर रहा है। नए लोगों को राजनीति में, खासकर चुनावी राजनीति में आकर कुछ करने का अवसर कम है या करीब करीब नहीं है। इसी वजह से, इस राजनीतिक जड़ता की वजह से बिहार में जिस तरह का आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए या जिस तरह का विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। और उसको अगर बदलना है तो कोई एक व्यक्ति आकर एक नया दल बना देगा तो उससे बात नहीं बनेगी, क्योंकि समाज में जो सही लोग हैं वो किसी न किसी वजह से राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं या आ नहीं रहे हैं। उनको लगता है कि अगर हम दल में आएंगे हमको टिकट कौन देगा, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, हम बाहुबल से कैसे निपटेंगे, राजनीति मतलब गंदा है, इससे अलग रहो। इस भावना से लोग राजनीति में नहीं आ रहे हैं, उससे बिहार का बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरा ये जो पूरा प्रयास है कि समाज में जाएं ऐसे लोग, पहली बात है कि सही है कौन, उसको ढूंढ के निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी के माथे पर तो लिखा नहीं है कि सही कौन है गलत कौन है। कौन सही है और कौन गलत है इसकी समझ सिर्फ और सिर्फ समाज में ही है। अगर आपसे यहाँ बैठकर पूछेंगे कि छपरा में सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है, तो धीरे धीरे आप चर्चा करके आधे घंटे में बता दीजिएगा कि 1-2 अच्छे डॉक्टर कौन है, अच्छा समाज सेवी कौन है, अच्छे शिक्षक कौन है, अच्छे वकील कौन है। समाज को ये पता है। जरूरत इस बात की है कि समाज में जाया जाए, उनसे चर्चा की जाए और उन लोगों को चिन्हित किया जाए। चिन्हित करने से ही बात नहीं बनेगी, क्योंकि जो समाज में अच्छा है वो कहता है मैं राजनीति में आऊँगा ही नहीं। फिर उसके साथ बैठकर प्रयास करना पड़ेगा, उसको ये समझाना पड़ेगा कि अगर बिहार की स्थिति बदलनी है तो हमको आपको मिलकर ही प्रयास करना पड़ेगा। अगर बिहार के लोग प्रयास नहीं करेंगे तो बिहार को बदलने के लिए केरल और तमिलनाडु से तो लोग आएंगे नहीं। तो अगर अभी जो मैं अपनी भूमिका देखता हूँ वो जीतेंगे अपनी ताकत से, क्षमता उनकी है। मेरी भूमिका कुम्हार की है। घड़ा तो मिट्टी और चाक से ही बनेगा, लेकिन अगर थोड़ा सा सहारा मैं दे दूंगा तो शायद उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो अदरवाइज राजनीति में नहीं आते या नहीं आने की सोच रहे हैं, शायद मेरे वजह से, मेरे कहने से, मेरे प्रयास से वो आ जाएं। और वो लोग जब आएंगे और राजनीति में कुछ जीत कर आते हैं, कुछ सही जगह पर पहुंचते हैं, तो
उससे सत्ता का परिवर्तन भी होगा और शायद उससे व्यवस्था के परिवर्तन की दिशा में कदम भी उठाया जाए। इंडिविजुअल रिपोर्ट्स है, एकदम बिल्कुल इंडिविजुअल रिपोर्ट्स में पूरा चेंज आप महसूस करते हैं कि हो जाएगा? इंडिविजुअल का मतलब क्या है? इंडिविजुअल रिपोर्ट्स ऑफ प्रशांत किशोर। नहीं, मैं तो बिल्कुल उसके उलट बात कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई इंडिविजुअल में ये ताकत नहीं है, प्रशांत किशोर में तो ये ताकत है ही नहीं। मेरा काम है समाज में जाना, और क्योंकि मेरा विश्वास है कि समाज में, पंचायत में, हर गांव में अच्छे लोग हैं, उनको चुनकर निकालने की जरूरत है, उनको जगाने की जरूरत है। सोच से नहीं, जो व्यवस्था थी, सोच से तो बिल्कुल मैं महात्मा गांधी के सोच से प्रभावित हूँ। बिल्कुल, कुछ लोग बताते हैं, जैसा आपने प्रश्न भी किया, कि आप ये नया कर रहे हैं या किसी से इंस्पायर्ड हैं, तो बिल्कुल जहाँ तक आइडियोलॉजी की बात है, मैं महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर ये प्रयास कर रहा हूँ। और जहाँ तक दल की बात है या व्यवस्था की बात है, तो ये कहीं ना कहीं आप मानकर चल सकते हैं कि स्वतंत्रता से पहले की जो कांग्रेस थी, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, उससे इंस्पायर्ड होकर इसकी पूरी सोच, इसकी जो पूरी परिकल्पना है, वो कहीं ना कहीं स्वतंत्रता से पहले जो कांग्रेस थी उससे इंस्पायर्ड है। आप कांग्रेस के साथ जाएंगे क्या? मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं बिहार के जनता के साथ जाऊंगा। मैंने पार्टी बनाया नहीं है, मैंने पार्टी बनाने की कोई घोषणा नहीं की है। मैं बार बार आपको बात जो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 1950 और 60 के दशक में जो राज्य देश के सबसे अग्रणी राज्यों में जिसकी गणना होती थी, बिहार वाज वन ऑफ द मोस्ट वेल गवर्नड स्टेट्स इन 50s एंड 60s। आपको हमको ये समझना होगा कि बिहार की आज जो स्थिति है वो किसी एक दल या एक नेता की वजह से नहीं है। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे, ज़्यादातर लोग इसकी चर्चा नहीं करते हैं, अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 1965 के बाद हर साल बिहार किसी न किसी राज्य के मुकाबले पिछड़ता गया है। इसकी एक वजह रही है कि 1967 से 1990 के बीच बिहार में भारी राजनीतिक उथल पुथल का दौर रहा है। उस 23 साल के कालखंड में बिहार के लोगों ने 25 सरकारों को देखा है। उस राजनीतिक उथल पुथल की वजह से विकास के दौर में आप दूसरे राज्यों के मुकाबले पीछे छूटते गए। उसके बाद का जो 30 साल है वो लालू जी और नीतीश जी का दौर रहा है। लालू जी के दौर को आप ब्रॉडली उनके शब्दों में सामाजिक न्याय का दौर मान लें। उनका दावा है कि हमने आर्थिक विकास किया या नहीं किया, हमने सामाजिक न्याय किया। नीतीश जी का दावा है कि हमने विकास किया। मैं कह रहा हूं कि हम आप दोनों की बात मान लेते हैं। मान लीजिए कि लालू जी का जो दावा है कि उन्होंने सामाजिक न्याय किया, मैं मान लेता हूं कि ठीक है। मैं मान लेता हूं कि नीतीश जी ने विकास किया, वो भी मान लीजिए। लेकिन उसके बाद भी तो जो आज बिहार की स्थिति है उसको कोई जुटला नहीं सकता है। मैं आपको 2-3 आंकड़े दे के बताता हूँ। जब नीतीश जी मुख्यमंत्री बने 2005 में, तो 2004 में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से बिहार का नंबर था 28। मतलब आप देश में 28वें नंबर पर थे। लोग बताते हैं कि नीतीश जी विकास नहीं किए, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ विकास किया उन्होंने, लेकिन उस विकास की रफ्तार ऐसी नहीं रही है जिससे आपकी, हमारी या बिहार की स्थिति बदल जाए। 2004 में बिहार में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देश में आपका नंबर था 28, और आज 2021-22 में भी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से आपका नंबर 28 ही है। एक पायदान भी ऊपर आप नहीं गए। बिजली की बात ले लीजिए, क्योंकि हम लोग, कई लोग बताते हैं कि नीतीश जी के राज में डेवलपमेंट का एक इंडिकेटर है कि बिजली आ गई है। बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है उसके हिसाब से आप देश में सबसे नीचे 28वें नंबर में 2004 में भी थे, और आज जब बिजली आ गई है तो भी प्रति व्यक्ति बिजली की जो खपत है वो देश में सबसे कम है, और आप आज भी 28वें नंबर पर रही हैं। बिजली आ गई है, लेकिन लोगों के पास पैसा ही नहीं है कि एक बल्ब, एक फैन से ज़्यादा कुछ चला ले। इसलिए विकास को मान रहे हैं, उसके लिए जनता ने उनको 15 साल मुख्यमंत्री भी बना के रखा है, लेकिन इस गति से आप बहुत कुछ बेहतर नहीं बना सकते हैं। इसीलिए जो पलायन की स्थिति है, बेरोजगारी की स्थिति है, जो शिक्षा की स्थिति है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ की स्थिति है, वो नहीं बदली। आज भी लोग यहीं से पलायन कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा है कि कर्नाटक से और पंजाब से लोग बिहार में काम करने आए। आज भी लोग बिहार से ही जा रहे हैं बाहर काम करने के लिए। बिहार से हम लोग पूरे देश में एक ही चीज़ भेज रहे हैं। हम यहाँ से सब्जियाँ नहीं भेजते हैं, फल नहीं भेजते हैं, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर नहीं भेजते हैं, सीमेंट, स्टील नहीं बनाते हैं। बिहार से हम लोग नए लड़कों को लेबर के तौर पर पूरे देश में भेजते हैं।
देश के, ये बिहार के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। आप लोग पत्रकार हैं, आप देखते हैं, जानते हैं, दिल्ली में, बॉम्बे में लोगों को, बिहार के लोगों को मार दिया जाता है। किसी ने बदमाशी कर दी, बदतमीजी कर दी, मीडिया के माध्यम से रिपोर्ट आता है। आप बड़े नेताओं से, मुख्यमंत्री से पूछते हैं, साहब आज दिल्ली में बच्चों को मार दिया गया, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नेताजी क्या बताते हैं? ये भाई देखिए, बिहार के लोग बहुत कर्मठ हैं, पूरे देश में व्यवस्था हम लोग के सर पर ही है। अगर आप बिहार के लोगों को मारेंगे तो दिल्ली में व्यवस्था ठप पड़ जाएगी, रिक्शा नहीं चलेगा, वहाँ पर सफाई नहीं होगी, वहाँ ठेला पर सब्जी नहीं बिकेगा। ये गौरव की बात नहीं है। ठेला पर सब्जी लेकर बेचना दिल्ली में, ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी हम बिहार में पैदा कर रहे होते तो यहाँ रोजगार मिलता, लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती। दिल्ली के लोग तब भी सब्जी खा रहे होते बिहार की, लेकिन उन लोगों को अपने इज्जत से समझौता करके दिल्ली में ठेला पर सब्जी नहीं बेचना होता। ये मानसिकता का भी असर है। आप मानकर चल लिए हैं कि हमारी यही दशा है, हम ऐसे ही रहेंगे, हम देश में सबसे गरीब रहेंगे। उस मानसिकता को अगर बदलना है तो जो अभी प्रेजेंट क्रॉप है लीडर्स की, जो पार्टियों की, इसको बदलना होगा। और बदलने के लिए किसी को समाज में ये प्रयास करना पड़ेगा। दल बनाने से बात नहीं बनेगी, समाज से लोगों को ढूंढ कर, जगा कर निकालना पड़ेगा, उनको एक साथ लाना पड़ेगा। अब आप में से कुछ मैं अपने आप को लीडर नहीं मानता हूं। मेरा काम यह है कि मैं समाज में जाऊं, ये जागृति फैलाऊं, उनसे सीखूं और समझूं। मैं वही पूछ रहा हूं कि आप एक बहुत ही फॉर्मिडेबल और कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिकल अल्टरनेटिव ऑप्शन बिहार की जनता को देना चाहते हैं, जिसमें सब लोगों की सहभागिता है, लेकिन वह तो फिर जो भी व्यवस्था परिवर्तन होगा या सरकार परिवर्तन होगा, बिना पावर के न व्यवस्था परिवर्तन होगा। तो अल्टीमेटली एक पॉलिटिकल पार्टी को बनानी होगी, तो क्या वह जन सुराज ही आपका पॉलिटिकल पार्टी रहेगा? मैं ये नहीं जानता हूँ। मैं ये जरूर जानता हूँ कि जब लोग निकल कर आएंगे तो यहाँ मैं आपसे सहमत हूँ कि लोकतंत्र में तो आपको चुनाव लड़के ही जीत कर आना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप यू कैन नॉट पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। मतलब पहले यहाँ होता क्या है, पहले आप पार्टी बना लेते हैं और फिर लोगों को ढूंढते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि घोड़े को आगे रखना है और टांगे को पीछे। पहले लोगों को ढूंढना है, लोगों को समझाना है, और लोगों को, मैं मजबूत लोग नहीं ढूंढने निकला हूँ। मैं इस बात को क्लैरिफाई कर रहा हूँ। मैं समाज से मजबूत लोगों को नहीं ढूंढ रहा हूँ, मैं समाज से सही लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि मेरी सोच ये है कि सही व्यक्ति के पीछे ताकत, शक्ति, व्यवस्था, स्ट्रेटजी, संसाधन लगाकर उसको मजबूत बनाया जा सकता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है, मैं एक मिनट आ रहा हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर मजबूत व्यक्ति को जिताने के बाद आप सही बना सकें। क्योंकि मैंने राजनीति में ये देखा है, 10 साल ये काम किया है, कई बार मजबूत होने के नाम पर, जिसको आप कहते हैं जिताऊ कैंडिडेट होने के नाम पर, गलत व्यक्तियों को आप जगह दे देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे वैसी आवश्यकता ही न पड़े, इसलिए मैं पहले ही समाज में 1 साल, 1.5 साल, 2 साल घूमकर सही लोगों को ढूंढ कर निकालूंगा, उनके साथ बैठूंगा और सबके सलाह से, सबके सहयोग से, इसलिए जो तीसरा वर्ड है सामूहिक प्रयास, सब मिलकर ही प्रयास करेंगे तो ही बात बनेगी। ऐसा नहीं है कि दल बना, उसके अध्यक्ष प्रशांत किशोर बन गए, अपना फोटो लगा लिया, अपने पिताजी का फोटो लगा लिए और सबको कह रहे हैं कि आइए दल ज्वाइन कीजिए। कैसे कुछ तो स्ट्रेटजी होगी आपकी, कैसे जोड़ेंगे कुछ पॉलिटिकल व्यूज और कुछ भविष्य की योजनाएं, तो आप बताएंगे। उसमें एक मेरा प्रश्न है, क्या उसमें यह रहेगा कि यह पॉलिटिक्स जो है यह फुल टाइम जॉब नहीं रहेगा, और पॉलिटिशियंस के जो न्यूमरस स्टेजेस पे जो पेंशन्स हैं, इसके पक्ष में है या विपक्ष है या बंद होना चाहिए? देखिए, आपने 2 सवाल कर दिया। पहला तो कंसेप्चुअल है और दूसरा एक सवाल है कि पॉलिटिशियंस का मल्टीपल पेंशन होना चाहिए कि नहीं। मैं दूसरे पर आता हूँ। कल मुझे गोपालगंज में किसी लड़के ने, जो अग्निवीर के स्कीम से बहुत आहत था, उसने बताया कि साहब हम लोग का तो पेंशन रुक गया, लेकिन आप कोई आवाज़ उठाइए कि नेताओं का जो पेंशन है वो भी रुक जाए। मेरा उस पर जवाब ये है कि मेरी इसकी
चिंता ज़्यादा नहीं है कि नेता कितना पेंशन पाते हैं। नेता अगर मल्टीपल सोर्स से पेंशन पाते हैं वो गलत है, उसको सुधारा जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा चिंता ये है कि जिन लड़कों को पेंशन मिलना चाहिए था वो अब आगे नहीं मिलेगा। अगर मुझे आँख से कम दिखाई देता है तो चिंता मेरी समझ ये है कि ये होनी चाहिए कि मुझे चश्मा ठीक लग जाए ताकि मेरे आँख से मुझे दिखने लगे। अगर मुझे कम दिखाई देता है तो उसका सॉल्यूशन ये नहीं कि दूसरे के आँख को भी फोड़ दिया जाए। मल्टीपल पेंशन लेना वो तो गैर कानूनी है ज़्यादातर जगह, या तो गैर कानूनी है, लोग गैर कानूनी तरीके से ले रहे हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं छूट गया है, ओवरसाइट है, ध्यान नहीं है, लॉ उसका स्पेसिफिक बनाया नहीं गया तो आप मल्टीपल सोर्स से लेते जा रहे हैं। लेकिन वो अग्निवीर के कॉन्सेप्ट में जो ये पूरा विवाद शुरू हुआ है, जो चर्चा शुरू हुई है, मुझे लगता है कि उन लड़कों को इस बात पर कायम रहना चाहिए कि जो सर्विस कंडीशन में चेंज किया गया है, टेन्योर जो 4 साल लिमिट कर दिया वो चिंता का कारण है, उसमें आपको पेंशन नहीं मिल रहा है वो चिंता का कारण है, समाज में किसी दूसरे को मिल रहा है नहीं मिल रहा है उससे सीधे जोड़ने का बहुत मतलब नहीं है। नहीं होना चाहिए। आप उस बात को उठाइए, एज ए पत्रकार आप उठा सकते हैं कि भाई आप मल्टीपल सोर्स से क्यों पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अग्निवीर से लिंक करके वो कहना कि आप हमको नहीं दे रहे हैं इसलिए इनका भी रोक दीजिए, वो ठीक नहीं है। उनको इसलिए मत दीजिए क्योंकि वो गलत है। अगर वो गलत है तो रुकना चाहिए, लेकिन अग्निवीर के सामने रुके इसलिए कोई जरूरी नहीं। प्रशांत जी, बिहार की राजनीति में जो कास्ट फैक्टर है जी बहुत स्ट्रॉन्ग अपीयरेंस रखता है जी। तो आपके जन स्वराज कैंपेन के लिए ये कितना चैलेंजिंग है, और जो फ्यूचर पार्टी होगी उसमें कास्ट फैक्टर को लेके कोई भी झंझट नहीं होगा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि बिहार में हर चीज जाति पर ही होती है, ऐसा लोगों को लगता है कि अगर सब चीज जाति पर ही होती है तो उससे आप कैसे निपटेंगे। मैं इस पर दो तीन बात बताना चाहता हूँ। एक तो जब आप राजनीति करते हैं, राजनीति के जरिए समाज के अगुआ बनना चाहते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि समाज में जो अच्छा नहीं है या आपके पसंद का नहीं है वो ना रहे तब आप राजनीति करेंगे। आपको समाज की अच्छाइयों और बुराइयों के रहते हुए ही आपको जीत कर आना है, उसका नेतृत्व करना है। अगर मैं ये सोचूंगा कि जातिवाद न रहे, बाहुबल न रहे, पैसा न रहे तब मैं राजनीति में आऊँगा, तो ना कभी वो स्थिति बनेगी ना कभी आप राजनीति में आ सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति पर ही वोट पड़ता है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जाति एक महत्वपूर्ण पहलू है। जब चुनाव होते हैं, लोग वोट देते हैं तो उसमें कई फैक्टर होता है, उसमें जाति भी एक फैक्टर है जिसकी समझ आपको रखनी पड़ेगी। उसको समझ कर उसको साधने की बात है। जहाँ तक अगर आपको लगता है कि नहीं जाति के आधार पर ही होता है, तो मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल देकर अभी उसको क्लियर करता हूँ। 1984 और 85 में बिहार में कांग्रेस को लोकसभा में 84 में विजय मिली, 85 में बिंदेश्वरी दुबे के नेतृत्व में यहाँ कांग्रेस जीती थी। आपसे मैं पूछूंगा कि 84 और 85 में ये विजय कांग्रेस को क्यों मिली? जाति तो तब भी थी। तो आप बताएंगे कि कांग्रेस उस समय इसलिए जीती थी क्योंकि इंदिरा जी की मृत्यु हुई थी और सहानुभूति की लहर में सब लोग अपना जात पात भूलकर सबने कांग्रेस को वोट किया था। ठीक बात है। फिर मैं आपको पूछूंगा कि 1989 और 90 में क्या हुआ? बीपी सिंह के जनता दल जीत कर आया लोकसभा में और यहाँ पर जनता दल को बहुमत मिली जिसमें लालू जी मुख्यमंत्री बने। आप मुझे बताएंगे कि 1989-90 में भैया बोफोर्स बहुत बड़ा मुद्दा था। एक स्लोगन चला था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। सबने बोफोर्स के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर बीपी सिंह के पार्टी को वोट कर दिया। लिख लीजिए इस बात को। फिर आपसे पूछूंगा 2014 में क्या हुआ, भाजपा कैसे जीत गई बिहार में? तो आप बताएंगे कि नहीं, भाजपा थोड़ी ना जीती, वो तो मोदी जी के नाम पर भैया समाज के सब लोगों ने जाकर भाजपा को वोट कर दिया। मोदी की लहर थी, इसको भी नोट कर लीजिए। फिर पूछेंगे 2019 में क्या हुआ, आप बताएंगे कि कांटे की लड़ाई थी, लेकिन बालाकोट हो गया ना भैया, उसके बाद सब जात का आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। ये 4 इलेक्शंस का आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे 20 और दे सकता हूँ। 4 क्यों दे रहा हूँ? 84 एक घटना है और घटना से उपजी हुई सहानुभूति की लहर जिसमें समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट किया समाज ने। 89 एक मुद्दा है भ्रष्टाचार, जिसमें फिर से समाज जातियों से ऊपर उठकर उसने वोट किया। 14 एक व्यक्ति है मोदी, जिसकी लहर बन गई तो सब लोग जात पात भूलकर भाजपा को वोट कर गया। और
2019 में राष्ट्रवाद के मुद्दे में, बालाकोट के मुद्दे में आपने फिर वोट कर दिया। ये आपको क्या बताता है? समाज में ये ताकत है कि अगर कोई मुद्दा, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई नैरेटिव उसके इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले जाए तो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। आगे की बात नहीं बता रहा हूँ, जो हुआ है वो बता रहा हूँ। तो लेकिन अब आपको क्यों लगता है कि जाति पर वोट पड़ता है? इसलिए कि बीच में कई ऐसे चुनाव है जिसका एग्जाम्पल मैंने नहीं दिया, उसमें जातियों के आधार पर वोट पड़ा होगा। होता यह है कि कोई व्यक्तित्व नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, दोनों तीनों लड़ने वाले एक जैसे ही दिख रहे हैं, तो समाज भी ये कहता है कि सब तो एक के जैसा दिख रहा है, चलो अपने जाति वाले को दे देते हैं। इसलिए आपको लगता है कि जाति के आधार पर वोट पड़ता है। और अंतिम बात, जहां तक जाति का सवाल है, तो हर जाति में अच्छे लोग हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि सब सही लोगों को लेकर आऊंगा। मैं तो ये नहीं कह रहा हूं कि किसी एक जाति विशेष के सही लोगों को लेकर आएंगे। हर जाति में अच्छे लोग हैं, हर जाति में बुरे लोग भी हैं। अगर आप सब जातियों से अच्छे लोग ढूंढ कर लाएंगे तो जाति के समीकरण को समझते हुए साध कर आप अच्छे लोगों को राजनीति में बढ़ा सकते हैं। बिहार की जो बदलाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन बिहार को मातृभाषा को छोड़कर जा रहा है भोजपुरी, जो कि आजकल जो देखा जा रहा है भोजपुरी को लोग छोड़कर, और अब तक शिक्षा दीक्षा में भोजपुरी को माना जाता नहीं है। राजनीतिक स्तर पर इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं? रवा के भोजपुरी में आंसर दे देता नहीं के कहता कि भोजपुरी के आदमी के छोड़ देले बानी जा। भोजपुरी बोले के और ओकरा के अभ्यास में रखे कि जिम्मेवारी तो जो भोजपुरी क्षेत्र में रहता ओकरे बा। हम अंग्रेजी बोल सकता नहीं, हम फ्रेंच बोल सकता नहीं, हिंदी में रुआ से बात करता नहीं, लेकिन भोजपुरी भी रुआ से बोल रहा बानी। लेकिन आज तक सदन में कुछ शपथ ग्रहण खातिर भोजपुरी खाते नहीं। देखिए सदन में हम जीत के जा, देखिए सदन में रुआ जाई आप भोजपुरी में शपथ ले तो उसे भोजपुरी मजबूत हो जाएगी। ये तो बिहार में कुछ बड़ा बदलाव भाई देखिए, आप भोजपुरी में शपथ ले लीजिएगा तो उससे भोजपुरी की प्रचलन बढ़ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ये तो सिंबलिज्म है। कोई संस्कृत में शपथ लेता है, कोई बंगाली में लेता है, कोई हिंदी में लेता है, कोई अंग्रेजी में लेता है। बिहार का मातृभाषा एक भोजपुरी ही नहीं है। जिसकी भी जो मातृभाषा है उसको बोलने का उसका अधिकार है, उसको बढ़ाने का अधिकार है, चाहे वो मैथिली हो, मगही हो, भोजपुरी हो। हमने के बानी जब भोजपुरी के क्षेत्र से तो हम भोजपुरी बोला तानी, जो मिथिला के हो मिथिला में बोली, जो मगह के हो मगह में बोली, जो अंगिका बोलता वो अंगिका बोली। खाली भोजपुरी के काहे दूसरा पर लादल जाओ? जेकर भाषा जौन बा वो अपना भाषा में बोली। बिहार के लोग जब ज्यादातर बिहारी के नाम से अपमानित कर जाना, भोजपुरी के नाम से अपमानित कर जाता, कहीं ना कहीं बिहार के शास्त्र मातृभाषा ही करेगा ना। बिहार के लोग के अपमानित ऐसे नहीं कल जाए कि वो भोजपुरी बोलता। बिहार के लोग के अपमानित ऐसे कल जा रहा बा कि जब वो जातनी काम करे तो जा समाज में जो सबसे निम्न दर्जा का काम बा पूरा काम करता नहीं। उजा रवा सलाहकार नहीं की, उजा रवा जज नहीं की। जब मान ली हम जाके काम कर, हम तो बिहार के बानी, तो जहाँ राज्य में हम जाता नहीं काम करे तो हम तो जाके जो राजा बा जो जीत के आवता वो अपना कुर्सी पे बैठावता, अपना संग बैठावता। अब इस देश में गांधी जी से भी बड़ा कोई चेहरा है तो आप हमको बता दीजिए, उन्हीं को बना लें। हमारी अपनी समझ है कि आज भी इस देश में इस देश को बेहतर तरीके से चलाने के लिए सामाजिक राजनीतिक तौर पर गांधी जी से बड़ा कोई चेहरा, उनसे बड़ा कोई विचारक, उनसे बड़ा शख्सियत पैदा नहीं हुआ। सदियों में कोई एक पैदा होता है। हमारी ताकत इतनी नहीं है कि मैं गांधी जी के बातों का अनुसरण भी कर सकूं, लेकिन प्रयास है कि जिन बातों को समझ सकूं, फॉलो करने किया जा सकता है वो करूं। इसीलिए उनका जब लालू यादव रैली करते हैं चुनाव में तो कहते हैं कि ये आगरा और पिछड़ा की लड़ाई, कहीं आपका ये कैंपेन आपके आगरा होने की वजह से पीछे नहीं हो जाएगा? भाई बिहार की जनता, मैंने अभी आपने पीछे भी जाति का सवाल किया। लालू जी क्या कहते हैं? लालू जी वो करेंगे जो लालू जी को सूट करता है। लालू जी की अपनी समझ है। लालू जी इसी बिहार में जब यूनाइटेड बिहार था तो 54 में 51 MP जीते हुए थे। आज लालू जी की पार्टी को 0 MP है। अगर उनका अगड़ा और पिछड़ा ही चल रहा होता तो 51 MP से 0 MP पर कैसे हो गए होते? जो लोग, जिन जाति जिस समाज के लोग उनको वोट करते थे वो बिहार छोड़कर गए तो है नहीं। ये देखिए, लोगों को समझ में नहीं आती है बात। जनता बहुत होशियार है। यही लालू जी हैं। यूनाइटेड बिहार में 54 में 51 MP उनके होते थे। आज RJD के 0 MP हैं बिहार झारखंड मिलाकर।
समाज को पता है, आप चाहे जो कार्ड खेल लीजिए, वो थोड़ा आप होता ही है कि आप थोड़ा लंबे समय में आपको देखना पड़ेगा। 20 साल में लालू जी की जो स्थिति थी और आज जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आपके साथ में है, सफलता आपको मिले, सारण प्रेस आपके साथ रहेगा, आप एक नई बात मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। देखिए, मैं रोज ये बात कह रहा हूँ, मैं छपरा में अभी आज एक दिन के लिए आया हूँ, इसके बाद मैं 4-5 दिन के लिए छपरा में रहूंगा अक्टूबर से पहले, और जब मैं पदयात्रा करूंगा तो छपरा जिले में सिर्फ कम से कम 20 दिन रहूंगा, क्योंकि मुझे हर पंचायत में जाना है, हर ब्लॉक में जाना है। तो अकेले छपरा जिला में कम से कम 20 दिन की पदयात्रा मैं यहाँ पर करूंगा। जी, मुझे लगता है जो मैं 15 दिन 20 दिन 1 महीने से घूम रहा हूँ, बिहार में सुशासन की कोई बहुत बड़ी गूंज कहीं सुनाई नहीं दे रही है। अगर आपका सवाल है कि 2014-15 में आपने नीतीश जी का काम किया और उस समय सुशासन दिखा, तो आज क्यों कह रहे हैं अलग बात, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 14-15 के नीतीश कुमार और 21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। 14 में नीतीश कुमार चुनाव नहीं हारे थे, लोकसभा में उनकी सीट कम हुई थी और उन्होंने पद छोड़ दिया था। यहाँ 20 में चुनाव हार गए हैं भाई, 243 में अगर आप 40-42 एमएलए जीते, आप चुनाव हार गए हैं, लेकिन कोई ना कोई जुगत बनाकर उसी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। 14-15 में मैं आया था प्रचार करने, इस बात को सुनिए आप, जहाँ पर लोग नीतीश जी को वोट नहीं देते थे, वहां पर भी लोगों ने बताया कि नहीं, नीतीश जी अच्छे आदमी हैं, लेकिन अब मोदी चाहिए, भाजपा चाहिए। लेकिन कोई नीतीश जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग अपशब्द नहीं करता था। आज मैं जब जमीन पर घूम रहा हूं तो पहली बार कम से कम मैं ये सुन रहा हूं कि लोग नीतीश जी को भी उन्हीं शब्दों से का उपयोग कर रहे हैं नीतीश जी के लिए, जो पहले के कालखंड में दूसरे दलों के लिए किया गया है। ये नीतीश कुमार ने जो कमाई की थी अपनी पहले 7-8-10 साल के गवर्नेंस में, वो कहीं ना कहीं पिछले 3 साल के लैक ऑफ गवर्नेंस से या जो बदहाली है वो उनके हाथ से निकल गई है। या जो पत्रकार आपको मेरे से बेहतर पता होगा। ऐसा आप पर आरोप हमेशा लगता रहता है कि आप बीजेपी के लिए काम करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? बीजेपी के लिए 2014 आरोप लगाने के लिए तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। 2014 में मैंने बीजेपी के साथ काम किया, उसके लिए किसी इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, पब्लिक डोमेन में है। 15 में बीजेपी को बिहार में हराने के लिए जो महागठबंधन बनाया गया था, उसका काम किसने किया? मैंने किया। अभी बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए जो काम लोग कर रहे थे टीएमसी के साथ, वो कौन था? वो मैंने किया, और बीजेपी का मैं एजेंट हो गया। तो बीजेपी इतनी होशियार पार्टी है कि अपने ही एजेंट को भेज के खुद ही हरवा लेती है। आज के नरेटिव ये कहा कि आप जैसे बोले भाजपा के हराने के लिए आप जुड़े, वो तो आपका पूरी तरह से प्रोफेशनल काम था, आप उसके कारण जुड़े हुए थे, ना कि आप भाजपा को हराने के लिए। अच्छा देखिए, पहली बात जो आपका एक नजरिया है कि प्रोफेशनल काम कर रहे थे, पहली बात कि आपको पता नहीं है कि क्या टर्म कंडीशन था, क्यों कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले तेलंगाना के मुख्यमंत्री का एक ऑफिशियल बयान आया है, पत्रकारों ने पूछा कि ऐसी खबर है कि प्रशांत किशोर को आपने 300 करोड़ रुपया देके उनको अपना सलाहकार बनाया है। तो केसीआर का बयान जो पब्लिक में है उसको देखिए, उन्होंने क्या कहा कि आज तक किसी पार्टी ने प्रशांत किशोर को पैसा देकर हायर नहीं किया है। आप इस आदमी को पैसा देकर हायर नहीं कर सकते हैं। 3000 करोड़, ये उनके बयान है, मैं कोट कर रहा हूँ कि 300 करोड़ क्यों, 3000 करोड़ रुपया दीजिएगा तब भी हायर नहीं कर सकते हैं। मेरे से दोस्ती है और हम लोग 6-7 साल से उठते बैठते रहते हैं, आपस में विचार करते हैं, बात करते हैं, राजनीतिक स्थिति पर चर्चा करते हैं। लेकिन मान लीजिए एक बार आपकी बात को कि मैं अपने पैसे के लिए काम किया, मान लीजिए, तो भी काम किया ना, देश में चोरी तो नहीं की, किसी का गला नहीं काटा, किसी को ठगा नहीं, अपनी परिश्रम से, अपनी क्षमता से, अपनी बुद्धि से अगर 2 रुपया कमाया, अगर मान लीजिए कमाया, आपकी बात को मान लेते हैं, तो भी कुछ गलत क्या किया? आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको कुछ सैलरी मिलती होगी, कोई दुकान चलाता है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, तो 2 रुपया आप कमाते हैं, किसी का गला तो नहीं काट रहे हैं। वो क्वेश्चन लड़के जो कर रहे हैं धन्यवाद।